बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ गई हैं और वापस आगे उन्होंने वही काम शुरू कर दिया है जिससे उन्होंने अपने वालिद गिरामी की सियासत पूरी तरह तबाह की थी। दोबारा से उसी रास्ते के ऊपर गामजन है और वही सारे काम उसी शिद्दत के साथ कर रही है। मरियम नवाज़ साहिबा की जो सियासत है वो नफ़रत पर मबनी है। वो बहुत ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ स्टेटमेंट्स देती है, लोगों को ताने देती हैं और इस तरह की बातें करती है जिससे लोगों को शायद दुख पहुंचता है। यानी मरियम नवाज़ साहब आप ताने दे रही हैं कि टिश्यू पेपर के ट्रक मंगाओ, ये लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा की अपनी भी वीडियो है, वो अपने जो है फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर कैसे रो रही हैं। नवाज शरीफ साहब की अपनी बड़ी बेचारगी वाली वीडियोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं PMLN के जिनकी बहुत बेचारगी वाली वीडियोज़ मौजूद हैं। बड़ी तकलीफ़ और शदीद कर्ब के आलम में उन्होंने वो दिन गुजारे थे, लेकिन आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो किसी की आंखों से भी निकले। यानी इमरान खान ने कभी मरियम नवाज़ को या नवाज शरीफ को ये ताना नहीं दिया कि मरियम नवाज़ के दोनों भाई अपनी वालदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए। उनको आना चाहिए था, लेकिन वो दोनों अपनी वालिदा की तदफीन के लिए पाकिस्तान नहीं आए, इस डर से कि कहीं पाकिस्तान में वो गिरफ़्तार ना हो जाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, लेकिन मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। वो पाकिस्तान नहीं आए कि कहीं उन्हें गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। और यानी इस तरह के बहुत सारे ताने दिए जा सकते हैं जवाबन इमरान खान की जानिब से, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात कभी की नहीं है। मेरे ख्याल में सियासत को लो लेवल के ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए। हर एक ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बड़ी बहादुरी दिखाई होती है और कभी ना कभी उसको बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना भी करना पड़ता है। मरियम नवाज़ की अपनी वीडियोज़ हैं रोते हुए, तो वो इन चीज़ों को अब मेरे ख्याल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज़म स्वाति और फवाद चौधरी कभी अपनी गिरफ़्तारी में तो नहीं रोए, कभी उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी में तो उन्होंने वावेला नहीं किया। वो टाइम तो उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ काटा, लेकिन जब आज़म स्वाति रोए तो वो इस बात पे रोए कि उनकी बेटी को आज़म स्वाति की और उनकी वाइफ की पर्सनल वीडियो भिजवाई गई। क्या मरियम नवाज़ साहिबा इसका तसव्वुर भी कर सकती हैं कि वो भी एक बेटी हैं, उनके वालिद की एक वीडियो उन तक पहुंचाई जाए, मुतनाज़े वीडियो, तो क्या उनके वालिद नहीं रोएंगे? यानी ये सोचने वाली बात है। वो खुद बेटी की भी माँ हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि बेटी को जब बाप की एक फ़िल्म बनाकर भेजी जाएगी तो उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। वो उस लिए रोया था, वो गिरफ्तारी से मार कुटाई से नहीं रोया, उसका तो उसने डट कर मुकाबला किया था। बजाय इसके कि उसके आप आंसू पूंछें और इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं कि आपने एक बाप और माँ की वीडियो जो है वो आपने एक बेटी को भेजी और आपने इतना बड़ा जुल्म किया, आप उसके ऊपर ताने दे रही हैं। बहुत गलत बात है, बड़ी मायूसी वाली बात है ये। फवाद चौधरी अपनी बेटी के जिक्र पे थोड़ा सा वो डाउन हो गए, तो आप दीदा कह सकते हैं आप उसको, लेकिन जितने दिन वो गिरफ्तार रहे वो डटे रहे। उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। एक भी तस्वीर उनकी डिप्रेशन वाली, परेशानी वाली, या एक भी तस्वीर उनकी रोते हुए वो सामने नहीं आई। शेख रशीद वो तो ज़रा बाहर आने दें, वो आपको बताएंगे रोता कौन है और रुलाता कौन है। आप सबको पता है कि शेख रशीद क्या बला है। मियाँ नवाज शरीफ ने इतनी सज़ा कभी सोची भी नहीं होगी जितनी शेख रशीद ने काटी हुई है अपनी ज़िंदगी में। हर दौर के अंदर उन्होंने मुखालफत करके सज़ाएँ काटी हैं, तो इस दौर में भी वो दोबारा गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो गंदा सलूक अब किया जा रहा है, यानी जिस तरह का सलूक शेख रशीद से किया गया, जैसा सलूक फवाद चौधरी से, शहबाज गिल से किया गया, जैसा सलूक आज़म स्वाति से और बाकी लोगों से किया गया, इसका 5% भी शरीफ ख़ानदान के साथ नहीं हुआ कभी। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा सूटेड बूटेड निकलते थे, इनको बेहतरीन कमरों में ठहराया जाता था, रोज़ाना इनकी मुलाकातें होती थीं। मरियम साहिबा का शाहाना कमरा तो अब दिखाया भी जाता है। तो जिस तरह आपने गिरफ्तारियां काटी हैं, फुल मेकअप के अंदर आप आते थे, बाकायदा पूरा पार्टी मेकअप करके तैयार होकर आप लोग आते थे अदालतों में, और जिस तरीके से आपके आगे पीछे पुलिस वाले दरबानों की तरह आते थे, वो सूरत हाल अगर इनके साथ हो तो ये भी बड़े खुशी खुशी आएंगे। आपके ऊपर वो टॉर्चर नहीं हुआ, ना आप लोगों को नंगा किया गया,
ना आप लोगों के जो है वो नाजुक आज़ा के ऊपर करंट लगाया गया, ना आप लोगों की चित्रौल की गई, ना आप लोगों को उल्टा लटकाया गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ नहीं हुई, तो आपको इस बात का आइडिया नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा सियासत में वही नफ़रत दोबारा से इस्तेमाल कर रही हैं जिस नफ़रत ने मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को पहले भी बुरी तरह तबाह किया था। अब मरीम नवाज़ का ये कहना है कि जनरल बाजवा ने रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों से कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। वैसे ये पता नहीं कब कहा उन्होंने, हो सकता है मरीम नवाज से या नवाज शरीफ से कहा हो या किसी और से आसपास बंदे से कहा हो कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। मैंने कोई ऑन एयर स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं सुना जहाँ जनरल बाजवा ने कहा हो कि ये ब्लंडर हमसे हुआ है। और जनरल बाजवा अपने खाते में इमरान खान की कामयाबी कैसे डाल सकते हैं? जनरल बाजवा उस दौर में नॉर्मल से ऑफिसर हुआ करते थे और कोई उनकी पाकिस्तान में पहचान भी नहीं थी जिस वक्त इमरान खान साहब ने सियासत में अमली तौर पे कदम रखा था। और उस वक्त वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा भी चुके थे और उस वक्त वो शौकत खानम अस्पताल भी बना चुके थे। तो जनरल बाजवा को कुछ जानता भी नहीं था 2016 से पहले, इनकी कोई पहचान नहीं थी। तो जनरल बाजवा की क्या हैसियत है कि वो इमरान खान को बनाते पाकिस्तान का वज़ीर आज़म? हो नहीं सकता था ना। अगर जनरल बाजवा की इतनी हैसियत है तो कोई जर्नैल अपने किसी रिश्तेदार को बना दे, अपने किसी चचा के बेटे को, अपने किसी भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को, उसे क्यों नहीं बना देता वज़ीर आज़म पाकिस्तान? इसलिए नहीं बना सकता जर्नैल कि क्योंकि वो ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है उसके साथ वो अपने ताल्लुकात ठीक करते हैं और फिर ये तासुर देते हैं कि जैसे हमने आपका बड़ा साथ दिया। एस्टेब्लिशमेंट की वैसे इसी तरह की गेम होती है। तो जनरल बाजवा ने ये बात अव्वल तो की नहीं, लेकिन अगर वो कहते हैं की है तो फिर वो एक एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक किरदार अदा किया जो उनके आइनी रोल के खिलाफ है। उन्होंने आइन शिकनी की है तो फिर उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा ने आइन शिकनी का बाकायदा एतराफ़ किया है, तो फिर मरीम नवाज साहिबा जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर साहब के ऊपर आप आइन से गद्दारी का या आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। आपकी तो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है और आपको सारी जमातों का साथ भी आपके साथ है। लेकिन इसके बदले में मरीम नवाज साहिबा कुछ मांग रही हैं। ये वो मांग रही हैं कि वो अनोखा लाडला खेलने के लिए मांगे चांद। कैसे? मरीम नवाज कह रही हैं कि इस दाग को अब धोना पड़ेगा, एतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं है, इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। ये ब्लंडर नहीं था जो सांप था जो 5 के टोले से पाला। अब मैंने आपको पहले बताया था 5 बंदों को ये टारगेट करेंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि उन्हीं 5 बंदों में से ज़्यादातर के बूट पॉलिश करके ये यहाँ तक इक़्तिदार में पहुँचे हैं। मरीम नवाज ने अपने मुंह से कहा था कि इक़्तिदार में आने का रास्ता बड़ा आसान है और हमें वो रास्ता आता है, उसमें सिर्फ बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। और फिर हमने देखा कि क्या कमाल के बूट पॉलिश इन लोगों ने किए हैं। बहरहाल अब वो एतराज़ उनका ये है कि जी आपने एतराफ़ तो कर लिया बाजवा साहब, पता नहीं कहाँ पे उन्होंने किया है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि कुछ भी कीजिए, अब आप हमें ये वापस दीजिए, यानी इक़्तिदार हमारे पास छोड़िए और इमरान खान साहब को निकालने में हमारी मदद कीजिए। यानी टेक्निकल हेल्प मांग रहे हैं। फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की और उन्होंने मीटिंग के अंदर से जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान को नाअहल होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और दोनों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो इन्होंने जाल बिछाया है उसके नतीजे में इमरान खान साहब को जल्द नाअहल करवा दिया जाएगा। और अगर नाअहल करवा दिया जाता है तो इस सूरत में इनके लिए ज़रा ग्राउंड थोड़ा सा खुल जाएगा। लेकिन लोग ज़िद पकड़ चुके हैं, इमरान खान को नाअहल करवाएंगे तो लोग ज़्यादा वोट डालेंगे, वो 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा, वो कानून बदलना चाहेगा तो कानून बदल देगा। ये उसका रास्ता अब नहीं रोक पाएंगे, ये रास्ता रोकने के काबिल ही नहीं रहे हैं। जहाँ पे जलसा या मीटिंग करते हैं वो छोटी सी जलसी हो जाती है, लोग इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। महंगाई का इन्होंने एक अजाब मुसल्लत कर दिया है। IMF के साथ इतना खौफनाक मुआहिदा इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और मुआहिदा इसलिए करना पड़ा IMF के साथ कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एतमाद नहीं है। जब एतमाद नहीं है तो मईशत नहीं चल रही, जब मईशत नहीं चल रही तो बाहर से पैसा लेना पड़ेगा, बाहर से पैसा लेना पड़ेगा तो IMF की सारी बातें माननी पड़ेंगी। और अब IMF बड़ी कड़ी शराइत मनवा रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा है कि IMF हमसे बहुत कड़ी शराइत मनवा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में मजीद 50 रुपये इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि IMF के सामने हुकूमत पेट्रोल को मजीद 50 रुपये महंगा करने पर आमादा हो चुकी है, यानी ये तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बाद बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट महंगी करके लोगों पर मजीद बोझ डाला जाएगा
اور سبسڈیز بھی کافی حد تک کم ہو رہی ہیں۔ اب منی بجٹ میں 700 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، جبکہ لوگ آٹا خریدنے کے لیے قطاروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے پشاور میں انہوں نے کہا لاشیں پڑی تھیں، اور شہباز شریف نے کہا کہ پیسوں کا حساب دو۔ کیا مریم نواز یہ خوشخبری لائی کہ آٹا اور بھی مہنگا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا مریم نواز نے قوم کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ بجلی بھی مہنگی ہونے والی ہے؟ IMF کے کہنے پر یہ لوگ گیس کی قیمتیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں۔ گیس مہنگی، بجلی مہنگی، پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی، پاکستان کے اندر مہنگائی مزید بڑھے گی۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، آنے والے دنوں میں آپ کی درگت بنانے والے ہیں، اور گرمیوں میں شاید اس ملک کے اندر بجلی دستیاب ہی نہ ہو، جس طرح کی انہوں نے صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اگر دستیاب ہوگی تو گرمیوں کے اندر کیونکہ پرائس بڑھے گی، پیٹرولیم مصنوعات کی اس کے امکانات ہیں، تو پرائس بڑھنے کی وجہ سے حالات زیادہ مشکل ہوں گے، بجلی زیادہ مہنگی بنے گی۔ کیسے پاکستان گزارا کرے گا؟ اب میں ایک دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بڑی تحقیق کے بعد میں نے چیزیں نکالی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو اس وقت عمران خان صاحب کو ڈالر 124 روپے سے کچھ تھوڑا سا اوپر ملا تھا، 124۔ عمران خان صاحب نے جب 37 مہینوں کے بعد حکومت کو چھوڑا تو اس وقت جو ڈالر کی قیمت تھی وہ 178 روپے تھی، جب تحریک عدم اعتماد آئی۔ تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اضافہ کتنا ہوا، عمران خان صاحب کے 37 مہینوں میں ڈالر کی قیمت میں 54 روپے کا اضافہ ہوا، اور اگر آپ اس کو تقسیم کر کے دیکھیں تو ہر مہینے، یعنی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہر مہینے جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا وہ 1 روپے 45 پیسے کا اضافہ ہوتا تھا، لگ بھگ 1.5 روپے سے تھوڑا سا کم۔ عمران خان کے دور حکومت میں ایک مہینے میں 1.5 روپے سے تھوڑا سا کم اضافہ ہوتا تھا ڈالر کی قیمت میں۔ اب آ جائیں آپ پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں جو ڈالر کی قیمت میں 9 مہینوں میں اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ ہے 100 روپے کا، یعنی 278 تک پہنچ گیا۔ اب یہ جو 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے انٹر بینک کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، اوپن مارکیٹ میں تو اور زیادہ ہے۔ اب آپ اس کو 9 مہینوں پہ جب تقسیم کرتے ہیں تو ٹوٹل جو ایک مہینے کے اندر اضافہ ہوا ہے، ہر مہینے کتنا ڈالر کی قیمت بڑھی ہے، وہ 11 روپے 10 پیسے۔ یعنی عمران خان کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت ہر مہینے 1 روپے 45 پیسے بڑھتی تھی۔ شہباز شریف اور زرداری اور مولانا صاحب اور ان سب کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت ہر مہینے بڑھتی ہے 11 روپے 10 پیسے۔ کہاں 1.5 روپیہ، کہاں 11 روپے اور 10 پیسے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی تیزی سے پاکستان کے اندر انہوں نے ڈالر کی قیمت بڑھائی ہے۔ لیکن وہ سارے ہمارے دانشور بھائی جو بہت شور مچاتے تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 2 روپے ڈالر بڑھنے پہ، وہ آپ سب کو منہ پہ انگلی رکھ کے خاموش دکھائی دے رہے ہوں گے۔ ان سب کا شکریہ ادا کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو قرضے ہیں انہوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5 گنا زیادہ قرضہ لیا ہے، یعنی حکومت نے جولائی سے جنوری تک تقریباً 5 گنا زیادہ قرضہ لیا ہے۔ ایک طرف تو زر مبادلہ کے ذخائر کو تباہی پھیر کے ختم کر دیا، یعنی جہاں پہ آپ کو ملے تھے آپ وہاں تک روک لیتے۔ امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ ان کو 16.2 ارب ملے ہیں تو یہ 20 ارب ڈالر تو چھوڑ کے جائیں گے، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ 16.2 ارب ڈالر سے 20 ارب ڈالر کرنے کی بجائے کم کر کے ان کو 3 ارب ڈالر سے بھی کم کر دیا، اور ساتھ میں 5 گنا زیادہ قرض بھی لے لیا ہے۔ یعنی جو 7 مہینوں کے دوران بینکوں سے 377% زیادہ قرض لیا، جو 13 خرب 98 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ قرضہ 2 خرب 93 ارب روپے تھا۔ یعنی کہاں پہ 2 خرب 93 ارب، یعنی لگ بھگ آپ سمجھ لیں 3 خرب کا قرضہ تھا، اور اب 14 خرب کا قرضہ ہے۔ 3 خرب سے بڑھا کر 14 خرب تک کا قرضہ لے لیا۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اکانومی کو کتنا بڑا ڈینٹ پڑا ہے، لگ بھگ 5 گنا زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا ہے، اور یہ ان کی کارکردگی ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے، یعنی اب الیکشن کا ماحول بن گیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے اب جلسے شروع کر دیے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اپنی ایکٹیویٹیز تیز کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ اپنے حلقوں کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں، فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں امیدواروں کو تاکہ وہ جائیں اور جا کر سیاسی رشوت کے طور پہ اپنے جو پروجیکٹس ان کو شروع کریں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک طرف، یہ پی ایم ایل این اور پی ٹی ایم کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے اب اپنے امیدوار فائنل کرنا شروع کر دیے۔ مختلف اضلاع کی انہوں نے میٹنگز کی اور تمام انہوں نے لسٹیں منگوائیں، ہر حلقے سے 3 امیدواروں کی ان کو فہرست دی گئی، اور اس میں سے عمران خان صاحب حتمی فہرست تیار کریں گے اور فائنل کریں گے۔ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی ہیں، وہ میں آپ سے اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس مرتبہ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اور نظریاتی ورکرز کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں۔
کیونکہ اس مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہ علیم خان ہے، نہ جہانگیر ترین ہے، نہ چودھری سرور ہیں، ان لوگوں نے عمران خان صاحب کے بقول پچھلی مرتبہ بڑی تباہی پھیری ہے اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دلوائے گئے ہیں جو نہ صرف الیکشن ہارے بلکہ پارٹی کی بدنامی کا باعث بھی بنے۔ تو اس مرتبہ ان کا یہ ماننا ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ بہتر لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، اپنے نظریاتی ورکرز کو ٹکٹ دیں گے اور نوجوانوں کو پریفرنس دیں گے موجودہ انتخابات میں۔ وہ برادریوں شرادریوں میں اور اس کو ادھر کر لیں، وہ میری برادری ہے، وہ میرا جاننے والا ہے، ان چکروں سے عمران خان صاحب پولیٹکس کو باہر لے کر آنا چاہتے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ان کا موقع ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو کام ہو رہا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کو فری ہینڈ ہے، موجیں ہی موجیں، کوئی مقدمہ پی ایم ایل این پہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ کھل کر اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت کے اوپر مقدمات ہیں، ان کو گرفت میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں وہ الیکشن میں اترنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا زبردست مارکا ہونے والا ہے اور ایک تاریخی نوعیت کا الیکشن ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنے، اگلے ویلاگ میں بتاتا ہوں کچھ اور باتیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔